के अड्डे में हम आ पहुँचे हैं, कानपुर कचहरी में। आप देख सकते हैं पीछे कचहरी है पूरी कानपुर की, और जिस दुकान पे हम खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, ये चाय की दुकान है, ये नाश्ते की दुकान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये समोसे तले जा रहे हैं। ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है। ये जागृति जलपान जंक्शन है, जो जिनकी ये दुकान है वो सुरेश गुप्ता जी हैं, उनकी ये दुकान है। आप देख सकते हैं पूरी दुकान है। यहाँ अड्डेबाजी होती है, राजनीति के अड्डे यहाँ लगते हैं। अड्डे के साथ साथ आप देख सकते हैं इस समय भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये अड्डेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कानपुर में कहीं ना कहीं इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें चुनावी माहौल है, और इस समय हर गली हर मोहल्ले में राजनीतिक अड्डे बने हुए हैं। लेकिन ये कानपुर शहर की सबसे पुरानी राजनीतिक अड्डे की दुकान है। यहाँ पे चाहे वो कांग्रेस सरकार में रहे श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय मंत्री, वो भी इस दुकान में बैठते थे। इसके अलावा बसपा गवर्नमेंट में अनंत मिश्रा अंटू भी इसी दुकान में बैठ के राजनीति करते थे। इसके अलावा शिव कुमार बैरिया जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी यहीं बैठ के राजनीति करी है। इसके अलावा अमिताभ वाजपेयी जो वर्तमान भी लोग हैं, उन्होंने भी इसी जागृति के जंक्शन से राजनीति की शुरुआत करी और विधायक बने हैं, नेता बने हैं। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस राजनीतिक अड्डे में, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि 22 का चुनाव आ गया है। राजनीतिक का ये अड्डा क्या कहता है? क्या नाम है भैया? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, क्या कहेंगे? 22 का चुनाव है। 22 का चुनाव है, परिवर्तन निश्चित होगा, और ये जो दिशा जा रही है वो दिशा में परिवर्तन पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है किस तरीके से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन जो है रोजगार, शिक्षा और जो है चिकित्सा, किसी में कोई भी संतुष्ट नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो जनता है, पब्लिक है, वो परिवर्तन की मांग कर रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, अंदर चलते हैं इस जंक्शन के जलपान गृह के। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अड्डा बहुत बड़ा है, कानपुर शहर का सबसे पुराना ये अड्डा है। पहले तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानपुर एक ऐतिहासिक ज़मीन है, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है। और इस शहर से में जो डीएवी महाविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ से प्रधानमंत्री भी निकले, कानपुर से राष्ट्रपति भी हैं, वर्तमान में भी हैं, और बहुत उच्च शिखर तक पहुँचे। जो 22 का चुनाव है, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता कराए रही है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। नौजवान बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि दलित, मजदूर, किसान ये मानते हैं कि जनता में विरोध है। जनता में इतना विरोध है कि आम जनमानस, सूबे का आम जनता जनसैलाब की तरह उमड़ पड़ी है नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बात आपकी एकदम ठीक है, पर लोग तब भी अभी भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नहीं, जय श्री राम भगवान राम है, भगवान राम का नाम लेना बुराई नहीं है, लेकिन चुनाव में कुर्सी के लिए भगवान राम का जो नाम लेते हैं, तो उनके भक्त हनुमान जी उनको गदा लेके खदेड़ने का काम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजीत सिंह यादव भी मौजूद हैं। हम बलजीत भाई से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो ये राजनीतिक अड्डा, जो ये अखाड़ा जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये कितना पुराना है? कौन कौन से राजनीतिक यहाँ से निकल के गए? चेतना चौराहे पर स्थित ये टुनटुन के होटल में हम सब लोग तो बैठते हैं। हम सब लोगों के पूर्वज भी इसी होटल में बैठते थे, और यहाँ से विधायक, सांसद, मंत्री सभी इसी होटल से बैठ कर राजनीति किया करते थे। चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, सभी लोगों का ये अड्डा है। चाहे बाहर के पदाधिकारियों का अड्डा हो, तो ये अड्डा जो है हम सब लोगों के बहुत मशहूर अड्डा है। और यहीं से सारे लोग अपने अपने विचार, विभिन्न दलों के लोग भी आकर यहाँ बैठते हैं। कोई पर्टिकुलर किसी एक दल का व्यक्ति नहीं बैठता है, और सब में बड़ा सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? ये जो सरकार आ रही है, ये परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में भाजपा का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से होने जा रहा है, और यदि और छोटे छोटे दलों हैं
उनको यदि वोटों का प्रतिशत कम रहा तो निश्चित तौर पर सरकार सपा की बनेगी। हमारे साथ और भी दल के लोग हैं, समाज सेवी भी मौजूद है। समाज सेवी सुरेश गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा अभी आपने पूछा ये अड्डे के बारे में, ये अड्डा देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि राजनीतिक अड्डा समाजवादियों का ये था, विरोधियों का ये राजनीतिक, कांग्रेस का अड्डा भारत रेस्टोरेंट और शर्मा रेस्टोरेंट हुआ करता था। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी, जिनेश्वर मिश्रा और अटल जी जब यहाँ छात्र जीवन में थे तब भी वो यहाँ आते। ये सामाजिक अड्डा रहा, सभी दलों का ये अड्डा रहा। आज सौभाग्य से पहले यहाँ शिव कुमार बेरिया जी इस अड्डे के संयोजक थे, अब हम संयोजक हैं, सबों ने मिलकर बनाया है। इस अड्डे में सभी राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं और सामंजस्य है। किसी को मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है इस अड्डे। 22 की राजनीति क्या कह रही? 22 की राजनीति भाजपा भागेगी, खदेड़ा होगा, भाजपा दिखाई नहीं देगी, सपा की गवर्नमेंट, गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक अड्डा है। कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है वो सामने निकल कर आ रहा है। आपका क्या नाम है? हरिओम पांडे एडवोकेट। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई 22 के बारे में ये कहना चाहेंगे, भगदड़ इतनी तेज मची हुई है। अभी तक हम लोग चैनल में कुछ और देखा करते थे, अब जिस भी चैनल खोल दो लगता है ये मंत्री, ये विधायक, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, मिलने को आतुर है। यहाँ के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम भाजपा को छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये कहने की स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं यादव लोग जो सपा में थे, वो भी तो शामिल हो रहे भाजपा में, उनके लिए क्या बात यादव पंडित और बैकवर्ड की नहीं है, बात है समाज में रहने वाले लोगों की। जैसे वो राम राम कहते हैं, किसी की हैसियत है भगवान राम को लाने की, जिनको हम लोग मानते हैं, जिन्होंने हम लोग को बनाया, उनको हम ला सकते हैं क्या? तो कहते हैं मंदिर वो बनवा रहे हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश बन रहा है, यदि उनकी हैसियत होती तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा मंदिर हम वही बनाएंगे, क्योंकि उनकी हैसियत कहने की नहीं है, सिर्फ जनता को छलावा करने का काम उनका है। अब वो मथुरा करते हैं, उनकी हैसियत तो ईटा धर के दिखाएं वहाँ पर। हमारे साथ एक अधिवक्ता और मौजूद है। क्या नाम है भैया? प्राणनाथ मिश्रा एडवोकेट। प्राणनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाहेंगे? अड्डे को लेके क्या कहेंगे? पहले तो ये राजनीतिक लोगों का अड्डा है और इस समय कुछ थके हुए लोग यहाँ बैठते हैं। अब इस अड्डे में वो सरगर्मी नहीं, पहले राजनीतिक अखाड़े के वो लोग यहाँ बैठते थे जिनकी आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक जाती थी। अब हम लोग सत्ता के खिलाफ बोलने की आदत कम हो गई, संघर्ष करने की आदत कम हो गई, संघर्ष करने की मात्रा कम हो गई। अब हम लोग स्वयं के विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं। 22 में क्या कहना चाहेंगे? 22 में कोरे वादों के खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी, जनता जान चुकी मूलभूत शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, 5-5 किलो के पैकेट बांटे जा रहे हैं। इससे पब्लिक का पेट तो भर सकता है, इससे पीढ़ी की शिक्षा नहीं चल सकती। नहीं, पर पब्लिक तो कह रही कि उनको भोजन मिल रहा है, जो लेबर तबका है वो तो साफ तौर पे कह रहा, उसके लिए क्या कहेंगे? लेबर को भोजन मिल रहा है, मध्यम वर्ग के लोग भी वो थैला ले जा रहे हैं जिसमें माननीयों की फोटो छपी है। उस थैले से समाज का और परिवार का विकास नहीं हो सकता। यदि पीढ़ी हमारी शिक्षित नहीं होगी, खाना खा के सो जाना एक जानवर की प्रवृत्ति होती, तो जानवर प्रवृत्ति के लोग उस थैले का भोजन ले जा रहे हैं और खा के सो रहे हैं। यदि मनुष्य की प्रवृत्ति है तो मनुष्य का पहला प्रथम धर्म होता है चिंतन करना। समाज रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा अगर हमारी नहीं होगी, स्वास्थ्य हमारा सही, कोरोना जैसी महामारी आ गई, आपने कानपुर में मेट्रो बना दी, कानपुर की एल्गिन मिल चली नहीं, लाल इमली चली नहीं, मेट्रो आपने चला दी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 550 करोड़ रुपया आपका स्पेशल पैकेज आया, 1000 बेड का हॉस्पिटल कानपुर के पास नहीं। अभी पिछले साल मैं लाशों के ढेर देख रहा था, 384 लाशें एक घाट पर जल रही थी, लोगों को नंबर लगाना पड़ रहा था। सरकार ने एक सौदागृह भी नहीं अलग से बनवाया। अगर अकाल मौतें होने लगे तो आदमी को भीड़ न लगना पड़े, संक्रमण से कैसे बचे? आपकी न प्रॉपर जाँचें हो रही हैं, न वैक्सीनेशन, थर्ड जो बूस्टर हो रहा है वो भी नहीं हो पा रहा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक जगह हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों की हालत ये कि सब हर आदमी वहाँ नौकरी करना चाहता, अपना बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहता है। सरकारी अस्पताल की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, मजबूरी में लोग हैलट और उर्सला जाते हैं। सरकार तो कहती है कि हैलट और उर्सला एकदम व्यवस्थित है और सुसज्जित है, उसके लिए अगर सरकार ये कह रही हो, सरकार की बात को आप मीडिया सच मान नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में बतावें किसी पार्लियामेंट के मेंबर का और किसी विधानसभा के सदस्य का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में हो रहा तो बताए। आज मैं जब खबर पढ़ता हूं दैनिक समाचार पत्रों में तो पता चला राम मनोहर लोहिया में, पता चला दिल्ली एम्स में नेताजी की मौत होती, नेताजी का इलाज चलता है। हमारे हैलट में कभी इलाज किसी पार्लियामेंट मेंबर ने नहीं कराया, हमारे हैलट में किसी विधायक ने इलाज कराना पसंद नहीं किया। गरीब परेशान मजदूर, उनको मजबूरी में जाना पड़ता, जिनके पास और कोई साधन नहीं है, मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, वो मजबूरी में वहाँ जाते हैं।
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये लोगों का गुस्सा है जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी और फिर ये कोरोना काल आया, इसके लेके। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम इस जलपान गृह के बाहर आ गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? यस के साउंड एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे साहू जी? किस परिप्रेक्ष्य में? परिप्रेक्ष्य ये कि 22 में किसको देख रहे हैं? अब 22 में तो परिवर्तन आ ही चुका है। अच्छा, क्योंकि परिवर्तन होना तय है। देखिए किसान, मजदूर, बेरोजगार, पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको नौकरियां मिली नहीं। सबसे पहली युवा शक्ति वही है, वही उसको बदलाव की ओर ले जाना चाहती है। दूसरा इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। सबका विकास तो हुआ नहीं, और जब विकास नहीं हुआ, जो जितनी रोजगार मिले हैं लोगों को? नहीं, रोजगार अगर मिले होते तो रोजगार जो रोजगार नवयुवक लड़का था उनको पुलिस लठ ना बांधती। 69,000 वाले जो विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी वाले लड़के हैं उनको नौकरी तो दी नहीं गई, बल्कि उनके ऊपर लठ ऊपर से भांजी गई। बिल्कुल सही है। विरोध है निश्चित तौर पे, और विरोध के कई तरीके होते हैं। ऐसे विरोध सरकार के खिलाफ निकल के आ रहे हैं, और भी लोग इधर खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पहले तो राजनीतिक अड्डे के बारे में पूछना चाहेंगे, जो हर गली मोहल्ले में इस समय राजनीति चल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी राम पर राजनीति करती है, पर हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक यही राजनीतिक दल, यही लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मंदिर हम बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर आज अगर उन्होंने मंदिर का निर्माण की तरफ वो बढ़ रहे हैं तो इनको इसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करा रही कि सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट? देखिए, अभी तक ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेके आती थी कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, आज अगर बन रही तो आज ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। अगर कल आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और जो भी मंदिर में काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के योगदान से ही काम हो रहा है। अच्छा, अब रही बेरोजगारी की बात, क्या 70 साल से बहुत बड़ा रोजगार था? जो जनसंख्या हमारी 80-85 में 60 से 65 लाख थी, आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। तो आज क्या उस लिहाज से, उस तरह से क्या हमारे यहाँ बढ़ाए? पिछली सरकारों ने क्या ध्यान दिया? माननीय मुलायम सिंह की सरकार 3 बार सत्ता में रही, उन्होंने क्या प्रदेश के लिए किया ये वो बताएं। अखिलेश जी बताएं, वो बताएं उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए? कोरोना काल की व्यवस्था के लिए उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए? आज भाई लोग हमारे बात करते हैं 1000 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या पिछली सरकारों ने क्या 100 बेड का भी हॉस्पिटल बनाया है क्या? चलिए, ये तो राजनीति के विषय, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं यूपी में 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, और इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो अनगढ़ बातें हैं, सरकार बीजेपी की बननी है पूरी। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा में ही कांटे की टक्कर है। जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो सिर्फ 2 दलों में, जो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, इनकी राजनीति है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर अली उस्मानी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों में जो वर्ग विशेष के खिलाफ काम कर रही थी, और जिसमें जो है 550 ब्राह्मणों की हत्या है, 350 यादव की है, 1150 मुसलमानों की है, तो और जो बुलडोजर की सरकार है वो वर्ग विशेष को जो चिन्हित करके कर रहे हैं, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और वो चुनाव में ही दिखाई देगा। तो क्या लगता है 22 में कौन आ रहा? समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बन रही है, और कम से कम 250 सीटें। कांग्रेस और बसपा की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्या लगता है? कांग्रेस का आधार समाप्त हो गया, वो पंडित जी का, मुसलमान जी का और कुरील साहब का था, वो समाप्त हो गया। पंडित जी भाग गए बीजेपी में 99%, और 90-95% मुसलमान भाग गया जो है समाजवादी पार्टी के साथ, और कुरील साहब भाग गए मायावती के साथ। तो कांग्रेस का कोई आधार बचे नहीं है। कांग्रेस आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। जो लोग गफलत में हैं कि जो है वो सपा सरकार बना लेगी, सपा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। सपा क्या, सपा बसपा कांग्रेस सब मिल जाएंगे, वो भी पूर्ण बहुमत पे नहीं पहुंच पाएंगे। और सारे दल जो है अगर एक साथ मिल जाएंगे तो भी सरकार नहीं बनाई। बाबा काम कर रहे हैं, निश्चित और तौर पे बाबा ने उन्हीं के घरों में बुलडोजर चलाया है, जो दलितों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, खुद पंडितों के यहाँ जो बुलडोजर चलाया था, जिन लोगों के, उनके घर में बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। बाबा इसी को राजनीति का अड्डा कहते हैं, इसी को राजनीति का अड्डा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये वो अड्डेबाजी है जो यहाँ बैठ के होती है, ये यहाँ चाय पे चर्चा होती है, अड्डेबाजी होती है। अड्डेबाजी के साथ साथ ये पूरा होटल चलता है, यहाँ राजनीति की 24 घंटे चर्चा होती है, क्योंकि ये होटल पूरे 24 घंटे खुलता है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर।